सुबह स्केन्स टेक्नोलॉजी ने अपनी अपडेट दी थी कल के दिन कॉन्फ्रेंस कॉल को लेकर के जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जिस तरह से रहेगा, कहाँ का कंपनी का एक्सपेंडिचर, कितना कंपनी का रिवेन्यू, कहाँ पर कंपनी का पीसीबी प्रेशर, कहाँ कंपनी के मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 27 में, यानी कि इस पूरे साल के अंदर। और आने वाले कुछ क्वार्टर भी कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, कहाँ कहाँ कंपनी के ऊपर दिक्कतें चल रही है, यहाँ पर प्रेशर कंपनी पर देखने को मिल सकता है। सब चीजों के बारे में कंपनी ने कल के दिन बताया अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में। छोटी मोटी कुछ डिटेल्स है, उस सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, लगभग 1.5 घंटे के आसपास, बल्कि उससे ज्यादा की पूरी ऑडियो क्लिप है, तो सब चीजों को साथ में कंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिजल्ट्स, चार्ट्स और ये कंपनी की मीटिंग, ये तीनों चीजें अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पर बता रही हैं। क्योंकि एक चीज बताना कि हमारा फाइनेंशियल 27 बहुत मुश्किलों से रहे, आज गुजरेगा। यहाँ पर काफी सारी मुश्किलें यहाँ पर हमें देखने को मिली ऑलरेडी Q1 के अंदर, और आने वाले क्वार्टर्स में भी काफी सारे रिस्क और काफी सारी डिफिकल्टीज का सामना हमको करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कॉशियसनेस बताता है कि कंपनी हमको क्या बताना चाह रही है इस पूरे साल के लिए। तो इन्वेस्टर्स वहां पर थोड़ा सा कॉशियस होते हैं उस पॉइंट को लेकर के। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, बिल्कुल समझता हूँ, डेफिनेटली। ये इसलिए मैंने आपको कहा कि तीनों चीजें अलग अलग डायरेक्शन पर जा रही है, कंपनी के रिजल्ट्स, ये कॉन्फ्रेंस कॉल की अपडेट और साथ में चार्ट्स, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन पर है। कोई भी एक सीधा पाथ आपको यहाँ पर नहीं कहीं ना कहीं इंडिकेट कर पा रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी आगे नजर आएगी। लेकिन पीएलआई स्कीम और आईएमएस और ईएमएस स्कीम जो यहाँ पर है, उसका बेनिफिट इस सेक्टर को काफी बढ़िया अभी तक मिला है। केस टेक्नोलॉजी ने अभी रिसेंटली, लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले ही इसके बारे में अपडेट भी दी, तब से केस टेक्नोलॉजी में डायगोनल ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। तो वो रिटर्न्स इस समय केस टेक्नोलॉजी ने दिए। अब देखना ये है कि इन 3 मेजर पॉइंट्स में क्या डायरेक्शन केस टेक्नोलॉजी आने वाले हफ्ते के अंदर पकड़ेगा। शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन देखो बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये तीनों पॉइंट काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। तो ऐसे में अब क्या पॉसिबिलिटी है, इसको कंक्लूड कर पाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसके डायरेक्शन जो भी है आने वाले हफ्ते में ही मालूम पड़ेगी। क्योंकि जब इतनी सारी कंफ्यूजन होती है ना, तो कोई भी एक कंक्लूजन निकाल पाना बहुत मुश्किल है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि भैया गिरेगा या यहां से बढ़ेगा या ऐसा होगा या वैसा होगा। आने देते अगला वीक, फिर समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी आगे बनती है। ठीक है। सो ये है कंपनी के नए प्रोविजंस। मार्च 31 2026 को लेकर के कंपनी ने रिक्लासिफाइड फिगर्स अपनी दे दी हैं, ऑल्दो सभी फिगर्स मिलियंस में है। जैसे कंपनी का नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजन, पहले कंपनी ने ये बताया था 167.48 मिलियन का, इसको कंपनी ने कट कर दिया है अराउंड 20.48 मिलियंस में, जो कि अच्छी बात है। यानी कि कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नॉन करंट लायबिलिटीज में ये रिड्यूस बताया है कंपनी ने पुराने नंबर से, और जो कंपनी ने रिक्लासिफाई नंबर किया है ये इंप्रूव हो रहा है कंपनी का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 50.7 मिलियन, ये कंपनी का रिक्लासिफाइड फिगर है, जो कि पहले 10.09 मिलियन पर था। यहां पर इंप्रूवमेंट है, जो कि एक अच्छा साइन नजर आता है। तो दोनों चीजें में कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, यानी कि रिक्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में किसी तरह की कोई परेशानी कंपनी में नजर नहीं आ रही है यहां पर। ठीक है। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स मार्च 31 और मार्च 31 ये दोनों ही रिक्लासिफाइड कंपनी ने यहां पर करें, जैसे कि कंपनी के आइटम्स नॉट reclassified to profit and loss, income tax relating items reclassified subsequently to profit and loss, income tax relating to above, net other comprehensive income, इस सब के बारे में भी कंपनी ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और ये भी कंपनी का कंसोलिडेटेड है। इसके पहले जो हम टेबल देख रहे थे, ये कंपनी का स्टैंड अलोन था। और हम लोगों ने केन्स टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स भी आई बिलीव कि दोनों बेस पर समझ लिए थे, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड बेसिस, जो अभी कंपनी का जून क्वार्टर आया था। ये कंपनी का मार्च एंडेड यानी कि फाइनेंशियल 26 के बारे में कंपनी ने अपडेट दे रखी है। ठीक है। इसके नीचे आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलता है। ये नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं? करेक्शंस हाईलाइट अ शिफ्ट इन द कंपोजिशन ऑफ प्रोविजंस रादर देन इन द चेंज इन ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है। बस कंपनी के कंपोजिशन प्रोविजंस के जो नंबर्स हैं उनके बारे में चेंजेस हैं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को ये कोई इंडिकेशन नहीं देते हैं। रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो यहाँ पर हुआ है कंपनी का, वो कंपनी के एग्रेसिव रिकॉग्निशन ऑफ नियर टर्म ऑब्लिगेशन, यानी कि नियर टर्म डेट्स और अदर ऑब्लिगेशन, जैसे कंपनी के एम्प्लॉय या फिर बाकी के खर्चे, या पुराने कोई डेट, या पुराने कोई कंपनी के टैक्सेस, जिसको हम डिफर्ड टैक्स भी कहते हैं, उनको कंपनी किस तरह से उन चैलेंजेस को कंपनी किस तरह से ओवरकम कर पा रही है, उसके बारे में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कंपनी के बताते हैं। ये चीज कंपनी ने इस पैराग्राफ में मेंशन करी है यहाँ पर। ऑलराइट, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां से ज्यादा जरूरी हो जाती है चीजें
क्योंकि ऑफसेट असेंबलिंग और पीसीबी बिजनेस, ये दो चीजें केन्स टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कंपनी ने एक चीज मेंशन करी है, कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ऑफसेट और पीसीबी बिजनेस से जो रिवेन्यू, कमर्शियल रिवेन्यू जो कंपनी जनरेट करेगी, वो अभी ऐड होना शुरू नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर 27 के Q3, यानी अभी जो Q1 गया वहां नहीं, Q2 जो आएगा वहां भी नहीं, Q3 से आपको इनके कमर्शियल बिजनेसेस का यानी कमर्शियल रिवेन्यूज का एडिशन होता देखने को मिलेगा, ओसेट और साथ में आपके पीसीबी बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, समझ में आ गया वाला पॉइंट। इट रीइटरेटेड अ फुल ईयर 2027 रिवेन्यू टारगेट, कंपनी ने अपना 2027 रिवेन्यू टारगेट भी दे दिया है फ्रॉम ओसेट एंड पीसीबी बिजनेस। लगभग 450 करोड़ रुपीस तक का कंपनी अपना बिजनेस यहां पर सोच रही है कि एक्सपेक्टेशंस हम इतनी लेकर के चलेंगे इन दोनों ही बिजनेसेस से। कंपनी ऑल्सो आउटलाइंड प्लान फाइनेंशियल 27 कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी यहां पर लेकर चल रही है, यानी कि केपेक्स कंपनी लेकर के चल रही है 850 करोड़ रुपीस का फॉर फाइनेंशियल 27। आई बिलीव कि केपेक्स के बारे में कंपनी ने पहले भी बता दिया, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और ओसेट से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 300 करोड़, पीसीबी से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 300 करोड़ ऑफ कोर्स अगेन, एंड ईएमएस से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 250 करोड़। और Q1 से केपेक्स कंपनी का ऑलरेडी 230 करोड़ के आसपास बन चुका है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑल्सो सेट कि मार्जिन के ऊपर प्रेशर चढ़ रहा है, यहां पर धीरे धीरे मार्जिन के ऊपर कंपनी का प्रेशर चढ़ रहा है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 quarters एज न्यू रेवेन्यू रैम्प्स एंड प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स वर्क थ्रू द सिस्टम। ऑल्दो अभी मार्जिन प्रेशर कंपनी पे है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी के दो बिजनेसेस का रेवेन्यूज आगे चढ़ेगा, उस तरीके से मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो अभी कंपनी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रही है कि Q2 आप थोड़ा सा वहां पर भी कॉशियस रखना, Q3 वहां से हमारी एक्सपेक्टेशन अच्छी जा रही है, यानी कि लगभग कंपनी ने दे दिया यहां से नेक्स्ट जनवरी के महीने तक का टाइम पीरियड। तो देखते हैं उस टाइम के बीच में कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं। देखो, ये कंपनी का बिजनेस है, टोटल कंपनी अपने बिजनेस के बारे में बता रही है कि ना लॉन्ग रन हमारे पास पूरा फाइनेंशियल 27 किस तरह से गुजर सकता है, ये कंपनी बता रही है। इसके अलावा कंपनी की टाइम टू टाइम जो बिजनेस अपडेट्स आती हैं, जैसे कंपनी बताती है कि हमने इतना प्रोडक्शन कर दिया, या इतनी कैपेसिटी, या इतना एक्सपेंडिचर, या फिर हम ये एक नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पर इस नए प्लान्स को इस इतना हमने जो है नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने एडवांसमेंट किया है। इसके बारे में जैसे कोई भी कंपनी बताती जाती है, चार्ट जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, मार्केट जिस तरह से परफॉर्म करता है, ये सब चीजें टाइमली इवेल्युएट करना जरूरी होता है। ये कंपनी की पूरी फाइनल एक तरह से आप कह सकते हो वर्कशीट है। टाइमली जो भी चीजें यहां पर आएगी उसके बारे में इवैल्यूएट आपको करना जरूरी है। ये कंपनी ने अभी अपना पूरा ओवरव्यू दिया है फाइनेंशियल ईयर को देख करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑलराइट, एग्जीक्यूटिव कमेंट्री में क्या क्या देखने को मिला है। रमेश, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, सेड द कंपनी इज डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सप्लाई एनवायरनमेंट। कंपनी का कहना है कि हम अभी सप्लाई एनवायरनमेंट जो है काफी वीक चल रहा है, डिफिकल्ट टाइम पीरियड के अंदर अभी हमें, और पूरा फाइनेंशियल 27 शायद इसी तरह से देखने को मिले। अब ऐसा नहीं है कि केस टेक्नोलॉजी पहली कंपनी है जिसने यहाँ पर वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट टेंशन यानी कि यूएस ईरान सिचुएशन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपने बिजनेस में कुछ कमियां बताई हैं कि इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर हमारे बिजनेस में इतनी दिक्कतें देखने को मिली है। बहुत सी कंपनीज है जिन्होंने वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपने बिजनेस में या तो ऑर्डर प्रोडक्शन रुकी है या फिर सप्लाई चेन रुका है, इसके बारे में कंपनीज ने बताया है। फॉर एग्जाम्पल सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल है। जैसे केन्स टेक्नोलॉजी बता रहा है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमें भी जो है हमारे बिजनेस पर दिक्कतें देखने को मिली। सिमिलरली सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने बताया था कि हमारे ऑर्डर्स के ऊपर जो ऑर्डर डिस्चार्ज मतलब डिस्पैच जो हम ऑर्डर्स करते हैं वहां पर भी हमें दिक्कतें देखने को मिली थी। ठीक है, बीइंग राइट इज नो लॉन्गर इनफ ऑन इट्स ओन, मतलब कंपनी की तरफ से, कंपनी के मैनेजमेंट का ये स्टेटमेंट है कि हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड में चल रहा है, इसको हम आगे जाकर के स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ईएमएस बिजनेस के बारे में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी यहां पर मेंशन करा है, वी हैव टेकन अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ग्रोइंग मोर इन ईएमएस बिजनेस। कंपनी बता रही है कि हम ईएमएस बिजनेस में और ग्रो करेंगे, यानी कि पीएलआई स्कीम्स के बेनिफिट्स जहां पर मिल रहे हैं उस सेक्टर के अंदर कंपनी ज्यादा ग्रो करना चाहती है। नेक्स्ट आते हैं, यस ये वाला पेज भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला यहाँ पे, क्योंकि इधर कंपनी ने सभी रिस्क एंड चैलेंजेस के बारे में बताया है। सभी पॉइंट्स यहां पर नोट करते चले जाना। कंपोनेंट इन्फ्लेशन, मैनेजमेंट सेट कंपोनेंट प्राइसेस रोज 30 to 35%। देखो, किसी भी कंपनी के जब कंपोनेंट्स यानी कि जो इक्विपमेंट्स कंपनी यूज कर रही है उसके कंपोनेंट्स जो है, जैसे कि स्क्रूज होते हैं या कुछ भी बहुत चीजें होती हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर कंपनी के लिए सोलर पैनल्स होंगे, वैसे केस टेक्नोलॉजी के लिए कुछ अदर कंपोनेंट्स जो भी होंगे, अगर उनके प्राइसेस बढ़ते हैं
दैट मीन्स कि एक्सपेंसेस के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और अगर एक्सपेंसेस पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो मार्जिन डिप होते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने पहले पॉइंट पे यहां पे यही बताया कि 30 से 35 30 टू 35% कंपोनेंट प्राइसेस जो है राइज करे हैं। मैं आपको एक बार यहां पर इधर भी लेकर के आना चाहता हूं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। कंपोनेंट प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो इंपैक्ट किस तरह से देखने को मिलता है। एबिडा मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ता है, बॉटम लाइन ड्रॉप करती है, पास थ्रू लैग आपको देखने को मिलता है। यानी कि कंपोनेंट प्राइसेस बढ़ने से कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रेन और मार्जिन के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है, ये तीन पैराग्राफ्स के अंदर आप यहां पर रीड कर सकते हो। ऑलराइट, सप्लाई चेन डिसरप्शन यहां पर मेंशन किया कंपनी ने, वेस्ट एशिया की वजह से हमारे जो लॉजिस्टिक रिलेटेड इश्यूज हैं वो डिले हुए, सम इक्विपमेंट इंपोर्ट्स एंड अफेक्टेड रैंप अप टाइमिंग। ठीक है, तो यहां पर भी वेस्ट एशिया का कंपनी के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा पड़ा है। ऑफ कोर्स यार, ये इस पूरे टाइम पीरियड ने ना बहुत सारी अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर, अलग अलग इक्विपमेंट्स के ऊपर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा राइज कर दिए हैं। रीजंस आपको मालूम है, इसमें कोई इतना बताने की जरूरत नहीं, बहुत लॉजिकल चीजें हैं, और ये चीज कंपनी का भी प्रेशर यहां पर पूरा पड़ा है इस सब चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्किंग कैपिटल स्ट्रेन। ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और मार्जिन और कंपनी के टैक्सेस, सप्लाई चेन्स, इन सब पर भी वर्किंग कैपिटल के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। स्मार्ट मीटरिंग अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट इज स्टिल रिव्यूइंग द बिजनेस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पॉसिबल डाइवर्समेंट और स्पिन ऑफ। कई कुछ बिजनेसेस में कंपनी कह रही है कि हम डाइवर्समेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कंपनी का एक बिजनेस है, वहां पर कंपनी का जो लगभग रेवेन्यू है वो 100 करोड़ तक आ चुका है। पहले कंपनी वहां पर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती थी, अभी 100 करोड़ पर कंपनी गिर चुकी है वहां पे। तो ये प्रेशर भी कंपनी के कुछ ना कुछ अलग अलग सेगमेंट्स और अलग अलग बिजनेस पर देखने को मिल रहा है। मुझे वो वाला पॉइंट नहीं मिल रहा है जो मैं 100 करोड़ की बात करूं, जैसे मुझको मिलता है मैं आपके साथ शेयर कर दूं, नहीं यहां पर भी अवेलेबल नहीं है। एग्जीक्यूशन रिस्क इन न्यू बिजनेसेस, इसके बारे में भी कंपनी यहां पर मेंशन करा है। ओसेट एंड पीसीबी आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग लेटर इन फाइनेंशियल ईयर 27, सो एनी डिले could affect revenue and margin goals। कंपनी ने क्या बोला कि ओसेट और पीसीबी बिजनेसेस Q3 में रेवेन्यू स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ भी डिले अगर इसमें चलेगा तो कंपनी के मार्जिन और रेवेन्यूज पर डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये सब चीजें कंपनी ने बताई हैं अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर 27 को आप यहां पर कह सकते हो, और Q3 तक कंपनी अपना कितना एक्सपेंशन, कहां पर कैसे एक्सपेंशन, कितना रेवेन्यू ग्रोथ, कितना केपेक्स, क्या कंपनी प्लान कर रही है, उस सब के बारे में कंपनी ने बता दिया। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको यहां पर क्या कहा था कि ये जो कंपनी के रिजल्ट्स थे, गिव मी 1 सेकेंड, जो कंपनी के रिजल्ट है वो एक अलग डायरेक्शन बता रहे हैं, और कंपनी का चार्ट एक अलग डायरेक्शन बता रहा है। वेयर एज कंपनी का चार्ट मतलब कि अगर आप चार्ट्स पर जाओगे, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, कल ही अपलोड किया, जाकर के देख लेना। 2 ब्लॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और साथ में बहुत क्रूशियल बेस, मेरे ख्याल में 3620 के आसपास है, प्लीज जाकर के चेक कर लेना, मुझे ऐसे याद नहीं है कितना है, जाकर के आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। तीनों चीजें जो है अलग अलग डायरेक्शंस बता रही हैं। अब क्या कंक्लूजन यहां पर निकलेगा, ये आने वाला वीक ही बताएगा कि अब इन्वेस्टर सेंटिमेंट किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि जब इतनी सारी डायरेक्शंस होती है ना, तो वहां पर इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो देखते हैं आने वाला वीक इन्वेस्टर्स इन सभी चीजों को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं यहां पर, और आगे जाकर के पीएलआई स्कीम या फिर बाकी ईएमएस सेगमेंट कंपनी का इस तरह से ग्रो करेगा। कुछ जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।